पंजाब सरकार का मिशन रोजगार जारी। मुख्यमंत्री मान अज सहकारिता विभाग के नव नियुक्त 520 उम्मीदवारों को देंगे नियुक्ति पत्र। चंडीगढ़ के टैगोर थिएटर होगा समागम। 3 दिन के दौरे से पंजाब कांग्रेस इंचार्ज देवेंद्र यादव अज एमपीज़ साबका एमपीज़ नाल करनगे मीटिंग। बाद दोपहर 3:30 बजे विधायकों ते साबका विधायकों के नाल करनगे चर्चा। विवाद के विचाले नवजोत सिंह सिद्धू दी रैलियां जारी। अज हुशियारपुर दे विच रखी सिद्धू ने रैली। कांग्रेस के अंदर ही सिद्धू दी वखरियां रैलियां ते उठ रहे सवाल। इंडिया गठजोड़ नूं लैके आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के विचाले मीटिंग। कांग्रेस एमपी मुकुल वासनिक बोले वधिया माहौल दे विच होई है गलबात। सीट शेयरिंग ते फिर होएगी चर्चा। मिल के लड़ांगे चोण। गठजोड़ नूं लैके सिद्धू ते पंजाब कांग्रेस दे नालों वखरे सुर। कहा हाईकमान का फैसला है सर्वोच्च। तां इंचार्ज देवेंद्र यादव बोले लोकां दी राय लैके ही करांगे फैसला। जथेदार श्री अकाल तख्त साहिब समेत पंजाब के 70 तो वध धार्मिक आगुआं नूं मिलिया राम मंदिर का सद्दा। एसजीपीसी प्रधान ते डेरा ब्यास के मुखी नूं भी मिलिया सद्दा पत्र। न्यूज़ 18 ते बोली दिव्या पाहूजा की भैन दिव्या कतलकांड की सीबीआई करे जांच। पुलिस की जांच ते भरोसा नहीं। कोटकपुरा दे डीएवी स्कूल दे विच लड़की का भेस बदल के पेपर देन पहुंचा लड़का फिंगरप्रिंट मैच न होने ते फड़िया गया। पुलिस ने दर्ज किया केस। सत श्री अकाल। न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा देख रहे हो तुसी। मैं तुहाडे नाल गुरजोत संधू। उम्मीद है तुसी सारे खैरे दे नाल होंगे। तां खबरां दी शुरुआत करांगे सब तो पहला पंजाब कांग्रेस तो। पंजाब कांग्रेस के इंचार्ज देवेंद्र यादव सूबे के दौरे ते ने, पर इस दे विचाले नवजोत सिंह सिद्धू के तेवर बरकरार ने। सिद्धू ने रैलियां जारी रखने का ऐलान कर दिता है, तां वड़िंग ने सारिआं नूं ज़ाब्ते दे विच रहण दी नसीहत दी है। पंजाब कांग्रेस के इंचार्ज दविंदर यादव अमृतसर पहुंचे तो यादव के नाल नवजोत सिंह सिद्धू ते राजा वड़िंग दोवें इको फ्रेम दे विच नजर आए। वड़िंग ते सिद्धू भावें इकट्ठे नजर आ रहे सन, पर अंदरों किन्ने एकजुट सन उसकी झलक कुछ ही पलों दे विच सामने आ गई। सिद्धू के पुराने तेवर बरकरार सन। सिद्धू ने स्पष्ट कर दिता कि उन्हां दे वल्लों कीतियां जा रहीआं रैलियां दे विच कुछ भी गलत नहीं है अते वो अगे तो भी जांदे रहणगे। तां दूजे पासे राजा वड़िंग ने भी जवाब दिंदिआं कहा कि रैलियां ते इतराज़ नहीं, पर जाब्ते दे विच रहना पवेगा। मैं क्या किसी नूं कुछ इतराज होवे, मैनू तो किसी तो कोई इतराज नहीं। मैं तो कदे किसी नूं नहीं रोकिया भी भाई फलानी थां ते ना जा। मैं तो यह कि जे 100 इकट्ठा हुंदा उत्थे भी जाओ। कांग्रेस की आइडियोलॉजी की है? अनेकता च एकता। भाषा अड हो सकती है, खाण पीण अड हो सकता है, कल्चर अड हो सकता है, पर असी सारे एक हां। देखो कोई व्यक्ति किते भी जाके रैली करे, राजा वड़िंग नूं किसी प्रकार का कोई इतराज नहीं। कोई भी कांग्रेसी व्यक्ति चाहे वो जिले का प्रधान होवे, कल नूं वो किसी दे मेरे हल्के जाके भी रैली करे, कोई इतराज नहीं। लेकिन हर व्यक्ति नूं, चाहे वो छोटा ब्लाक का प्रधान है, चाहे वो पंजाब कांग्रेस का प्रधान है, चाहे वो साबका कांग्रेस का प्रधान है, हर व्यक्ति नूं जाब्ते च रहना पएगा। जो व्यक्ति जाब्ते च नहीं रहेगा ओनू म्यूजिक फेस करना पड़ेगा। सिद्धू के तेवर इस गल तो भी समझे जा सकते हैं कि कोट शमीर की रैली के विच सिद्धू ने इल्जाम लाया सी कि कैप्टन की सरकार वेले अकालियां दे नाल 75-25 चलदा सी, पर हुण 80-20 चलदा है। इस बारे जदों वड़िंग नूं सवाल किया गया तो उन्होंने सिर्फ इन्ना ही कहा कि इसका जवाब नवजोत सिद्धू दे सकते हैं। पहला हुंदा सी 75-25 कैप्टन ते बादल, मेरी तेरी अटी सटी, ठीक है, बसां दी भी तेरी भी ते मेरी भी। जे तेरी सरकार तो तेरी 75, मेरी 25। जे मेरी सरकार तो मेरी 75 ते तेरी 25। हुण हो गया 80 भी। मैनू ना फड़ियो जी। मैनू ना फड़ियो जी। देखो यार नवजोत सिंह सिद्धू की कह रहे ने, वो सिद्धू साहब नूं पुछो। हुण 80-20 का जां 75-25 का आंसर सिद्धू साहब दे सकते हैं। जीरा क्वेश्चन हुंदा उहदे तो सवाल लिया जाए। सिद्धू वाले मसले नूं पंजाब कांग्रेस के इंचार्ज देवेंद्र यादव भी देख रहे ने, समझ रहे ने। कांग्रेस कह रही है कि हम आप पार्टी के साथ यहाँ पे नहीं लड़ेंगे। हम चर्चा करेंगे उसके पश्चात कुछ बताएं। कांग्रेस कह रही है कि हम आप पार्टी के साथ यहाँ पे नहीं लड़ेंगे। हम चर्चा करेंगे उसके पश्चात कुछ बताएं।
ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਕੇ ਸਿੱਧੂ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਠਿੰਡਾ ਦਿਹਾਤੀ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਰੈਲੀ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਸਿੱਧੂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਰੈਲੀਆਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਮੰਚ ਤੋਂ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਰਾਜੀਵ ਸ਼ਰਮਾ, ਨਿਊਜ਼ 18। ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੁਣ ਇੰਡੀਆ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਕ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਸੀਟ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਅਗਲੀ ਬੈਠਕ ਦੇ ਲਈ ਟਾਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੁਝ ਹੀ ਮਹੀਨੇ ਬਚੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹੌਲ ਭੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚਰਚਾ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਭਾਈਵਾਲ ਨੇ ਤੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਦੋਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਬੇਹੱਦ ਅਹਿਮ ਬੈਠਕ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਮੁਕੁਲ ਵਾਸਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਮੁਖਾਤਿਬ ਹੋਏ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਵਾਲ ਸੀਟ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਮੁੜ ਤੋਂ ਬੈਠਕ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। लड़ने का फैसला ये पहले ही हो चुका है सर। दिल्ली और पंजाब, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ये इंडिया का एक बहुत एक मजबूत हिस्सा है, महत्वपूर्ण हिस्सा है, और हम मिलकर चुनाव लड़ेंगे और हम भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त देंगे। इस तरह से हम तैयारी के साथ चुनाव लड़ेंगे। विभिन्न विषयों पर यहाँ पर चर्चा की, जिसमें किन किन सीटों पर कैसे कैसे आने वाले लोकसभा चुनाव में लड़ा जाएगा, उस पर विस्तार से चर्चा हुई। चर्चा आगे में चलेगी और कुछ ही दिनों के बाद हम फिर मिलने का हमने फैसला किया है, जहां पर अंतिम रूप हमारे सीट शेयरिंग के संदर्भ में करने का प्रयास किया जाएगा। जैसे जब एक पार्टी भी अपनी सीटों पे टिकट तय करती है तो हर सीट पे कई उसके लिए जो है दावेदार होते हैं, तो अगर एक ही पार्टी होती है तो भी दिक्कत होती है कि किसको दोगे नहीं दोगे। अगर दो पार्टियां हैं, तीन पार्टियां, तो थोड़ी तो दिक्कत होती है जी। वो दिक्कतों को सुलझाया जा सकता है, बिल्कुल सुलझाया जा सकता है जी। एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे आपको लगता है कि सभी दल चुनाव से पहले आते हुए दिखेंगे? बिल्कुल, बहुत जल्द आएंगे मुझे लगता है। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਆਪ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਉਲਟ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਇੰਚਾਰਜ ਦਵਿੰਦਰ ਯਾਦਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਲਈ ਪਾਰਟੀ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਤਾਂ ਉਧਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹਾਈਕਮਾਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ सर्वोच्च है। यहाँ से चंडीगढ़ जाएंगे और चंडीगढ़ में सभी जो पदाधिकारी हैं, चाहे वो ब्लॉक का हमारा प्रेसिडेंट है या सीनियर लीडरशिप है, उनके साथ हमारी वार्तालाप होगी, उनसे बात होगी और मैं जानना चाहूंगा कि लोगों की भावनाएं क्या है। उसके पश्चात ही कोई, क्योंकि लीडरशिप ने ये स्पष्ट किया था, कुछ दिन पहले दिल्ली भी बुलाया गया था और लीडरशिप ने ये स्पष्ट किया है कि जो भावना हमारे यहाँ के लीडर्स की होगी, जो भावना हमारे लोगों की होगी, उसी के अनुरूप कोई फैसला लिया जाएगा। ਇਹ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਤੈਅ ਕਰੇ। ਜਦੋਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਲੈਨੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਪਦ ਲੈਨੇ ਹੋ, ਅਹੁਦੇ ਲੈਨੇ ਹੋ, ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨਹੀਂ ਬੰਨਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਹਿੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਐਂ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕਰ ਦਿਓ ਫਿਰ ਜੋ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਕਹੇ ਸਰਵੋच्च। ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਮੀਟਿੰਗ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਈ, ਪਰ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੇ ਸੀਟ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਰਵੀ ਮਿਸ਼ਰਾ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਰਾਜੀਵ ਸ਼ਰਮਾ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ। ਅੱਗੇ ਵਧਾਂਗੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਚਰਚਿਤ ਬਿਲਕਿਸ ਬਾਨੋ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪਲਟਦਿਆਂ 11 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। अदालत ने कहा रूल ऑफ लॉ सबके लिए सेम है। इन टिप्पणियों की रोशनी में दोनों दोषी आज खुश है। ਬਿਲਕਿਸ ਬਾਨੋ ਕੇਸ ਜਿਸ ਨੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਪਲਟ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 11 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਅਗਲੇ 2 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਦੇ ਫੈਸਲਾ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਬਿਲਕਿਸ ਬਾਨੋ ਦਾ ਕੇਸ ਚੱਲਿਆ ਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ। ਉਧਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਬਿਲਕਿਸ ਬਾਨੋ ਦੇ ਵकील ने तसल्ली जताई। जजमेंट है वो कहता है कि रूल ऑफ लॉ सबसे ज्यादा सुप्रीम रहेगा इस देश में, और रूल ऑफ लॉ को एक बार फिर अपहोल्ड किया गया है और अदालत ने कहा है रूल ऑफ लॉ सबके लिए सेम है, चाहे आप कोई भी हो वो आप सब पर बराबर अप्लाई करेगा। 15 अगस्त 2022 ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਲਕਿਸ ਬਾਨੋ ਕੇਸ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਬਿਲਕਿਸ ਬਾਨੋ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਤੇ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। इस मामले से हम नाराज होकर देश की सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट हमारे न्याय के लिए हम पहुंचे थे। हम आज खुश हैं। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਹਲਚਲ ਪੈਦਾ ਹੋਈ। ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਆਖੀ। इस देश में आजादी के 75 साल बाद जब हम अमृत महोत्सव मना रहे हैं, तब भी ऐसा संभव है। आज सुप्रीम कोर्ट ने हमारी आस्था भारत के संविधान पर, भारत के कानून पर, न्यायपालिका पर फिर से स्थापित कर दी है। उसके लिए हम सुप्रीम कोर्ट का कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। मैं सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का वेलकम करता हूं, खैर मुकद्दम करता हूं और उम्मीद करता हूं कि मुस्तकबिल में, फ्यूचर में कोई भी सरकार इस तरीके से एक्ट नहीं करेगी जिससे रेपिस्ट को छोड़ दिया जाए। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਲਈ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਥਾਈਂ ਸੱਦੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਜਥੇਦਾਰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਸੱਦਾ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਖਤ ਸ਼੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਤਖਤ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸੱਦਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਅਯੋਧਿਆ ਦੇ ਲਈ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਡੇਰਾ ਬਿਆਸ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਉਦਘਾਟਨੀ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ 70 ਤੋਂ ਵੱਧ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਰਘੁਬੀਰ ਸਿੰਘ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਖਤ ਸ਼੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤਖਤ ਸ਼੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਉਧਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। 48 ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਗੇ ਕਿਸਾਨ। ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਵੇਗੀ ਉਗਰਾਹਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ। ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਸਮੇਂ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਟਰੱਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਦੱਸਦੀ ਕਿ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਿੱਟ ਐਂਡ ਰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਨੇ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ, ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ, ਤਾਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸਮਰਥਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਅਸੀਂ ਟਰੱਕ ਯੂਨੀਅਨ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੜਤਾਲ ਚੱਲਦੀ ਆ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਚੱਲਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਉਹਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਭੇਜ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗੱਲ ਸੁਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ, ਇਹ ਦੋ ਟੁੱਕ ਸਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਡਰਾਈਵਰ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ, ਅਸੀਂ ਡਟ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਾਂਗੇ।
ਉਧਰ ਦਿਵਿਆ ਪਾਹੂਜਾ ਕਤਲ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ। ਨਿਊਜ਼ 18 ਤੇ ਦਿਵਿਆ ਦੀ ਭੈਣ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ 2 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ। ਦਿਵਿਆ ਦੀ ਭੈਣ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਘਰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਦਿਵਿਆ ਦਾ ਆਈਫੋਨ ਹਾਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਦਿਵਿਆ ਅਭਿਜੀਤ ਤੇ ਬਲਰਾਜ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਦਿਵਿਆ ਕਤਲकांड ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਦਿਵਿਆ ਪਾਹੂਜਾ ਦੀ ਭੈਣ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। तारीख हो चुकी है। पहले ही 3 आरोपियों को गुरुग्राम पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन आज एक और युवती को भी गिरफ्तार किया गया है। इस वक्त मेरे साथ दिव्या पाहूजा की बहन है, उनसे बातचीत करते हैं, जिन्होंने शिकायत भी गुरुग्राम पुलिस में दर्ज कराई है। उनसे बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि उनका क्या कहना है इस पूरे मामले में। आपने FIR दर्ज कराई, क्या पूरी ये घटना रही? कब दिव्या जो है अभिजीत से मिली और किस तरह से पूरी घटना घटी? क्या कुछ जानकारी आपके पास है? मेरी लास्ट बात जो थी वो दिव्या से 2 जनवरी को हुई थी। 2 जनवरी को 12 बजे उससे मेरी आखिरी बात हुई थी और उसके अंदर दिव्या ने मुझे मेंशन किया था कि वो आधे घंटे में घर आ रही है। लेकिन जब मेरे को उससे कांटेक्ट नहीं हो पाया तब मैंने उसको सीख करना शुरू किया, क्योंकि उसकी और मेरी लोकेशन शेयर रहती है। उसके बाद जो उसकी लोकेशन थी वो दिल्ली की आ रही थी। फिर मैं अभिजीत के होटल में पहुंची। अभिजीत का मैंने वहाँ पे नंबर लिया, वहाँ पे उसके लोग बैठे थे तो मैंने उससे नंबर मांगा। उसको मैंने बोला कि दिव्या कहाँ है, तो उसने बोला कि मैंने उसको 11 बजे गुड़गांव में छोड़ दिया। लेकिन जब मैंने उसको 2-3 बार बोला कि उसकी जो लोकेशन है वो तेरे घर की आ रही है बार बार, तो उसने बोला कि नहीं हो ही नहीं सकता, मैं चेक करता हूँ ये वो। उसके बाद जब मैं वहाँ पहुंची तो वहाँ मुझे बलराज मिला और उसने मुझे दिव्या का फ़ोन दिया। और जब उसका आईफोन जो अभी भी मिसिंग है उसकी लोकेशन मैंने देखी तो वो किसी कंस्ट्रक्शन साइट की आ रही थी जहाँ पे वो लास्ट लोकेशन दिखाई दी, और वहीं से मुझे हुआ कि दिव्या को इसने कुछ कर दिया है। क्या अभी तक अगर हम बात करें, दिव्या क्या सिर्फ अभिजीत को जानती थी या बलराज को भी जानती थी? कभी इन लोगों से मिली थी बलराज से? मेरे हिसाब से तो वो दोनों को ही जानती थी, क्योंकि जब 31 तारीख को अभिजीत ने उसको फ़ोन किया और बोला कि आप मेरे से 1 तारीख को आना मिलकर, उसको कुछ सामान देना था दिव्या को। उसके लिए जब उसने बोला तो वहाँ पर दिव्या उसके घर गई। दिव्या जब उसके घर गई तो वहाँ पर बलराज और वो दोनों ही थे, क्योंकि जब मैं बलराज से मिली थी तो बलराज ने मुझे बोली थी ये चीज़ कि मैं तो खुद दिव्या को फ़ोन कर रहा हूँ, उसका फ़ोन नहीं लग रहा है, ये हमारे लिए भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेंज बात है। इसी आई गेस तो फिर वो जानती थी दोनों को। आप होटल सिटी पॉइंट कब पहुंचे और आपको कब पता चला कि दिव्या इस वक्त इस दुनिया में नहीं है? आपको ये जानकारी कब मिली? मैं 7:30 बजे अभिजीत के होटल में पहुंची थी और रात के 11 साढ़े 11 बजे तक 12 तक लास्ट हमें पता चल गया था कि दिव्या नहीं है, क्योंकि जब 111 कमरा खोला गया तो उसके अंदर खून के निशान थे और जब दिव्या का सामान मिला तो उससे हमें पता था कि दिव्या नहीं है। आप पहली बार पुलिस के पास कितने बजे पहुंचे और पुलिस कब उस होटल में गई और कहां से जांच की, कब वापस लौटी पुलिस? क्योंकि इसमें भी एक गैप आ रहा है। पुलिस पहले तो 9:30 बजे वहाँ पे चली गई थी, क्योंकि पुलिस का कहना है कि उनको अभिजीत के होटल से बीटी मिली थी कि 114 कमरे में बॉडी पड़ी है। तो जब पुलिस वहाँ पर पहुंची तो वहाँ पे ठीक से जो है तलाश नहीं करी गई, क्योंकि नीचे जो अनूप था जिसको अभी भी पुलिस ने अरेस्ट नहीं किया, लेकिन हमारे सामने पुलिस ने उसको अरेस्ट कर लिया था, उसी ने ही बीटी कॉल करी थी। तो उसने बोला कि 100 जब नीचे पहुंचे तो जब उसने बोला कि इन्फॉर्मेशन आई है तो 100 जब उसने अनूप ने पुलिस वालों को खुद बोला था कि 111 में अभिजीत अरेस्ट कर रहा है। तो जब बीटी मिली है इतनी बड़ी तो पुलिस को 111 कमरे में अभिजीत जब बैठा था तो उसको खंगालना चाहिए था, वो बिना खंगाले आ गई। 114 भी उन्होंने ढंग से चेक नहीं करा। और उसके बाद उन्होंने बोला कि जब नीचे जब हमने वापस गए हम, तो मैं 11:30-12 बजे के अराउंड शायद अपने नियर बाय न्यू कॉलोनी पुलिस स्टेशन गई थी। वहाँ पे उन्होंने बोला ये यहाँ का केस नहीं, आप 14 सेक्टर जाओ। जब मैं 14 सेक्टर गई तो 14 सेक्टर में 2 वो हवलदार बैठे थे। उन्होंने अपने सीनियर से बात कराई और उसके सीनियर ने बोला आप एप्लीकेशन लिख के दे दो, हम सुबह 10 बजे इस केस को खंगालेंगे, अभी आप जाइए और उसका जो भी जितनी हाइट थी जैसी थी वैसे था और जाके फ़ोटो लेके आइए और इस पर लगा कर दीजिए और सुबह 10 बजे हम इस केस को देखेंगे। अभी तक की जो जाँच गुरुग्राम पुलिस की तरफ से हुई है उससे आप कितने संतुष्ट हैं? मैं बिल्कुल सेटिस्फाइड नहीं हूँ, क्योंकि आज 7 दिन हो गए हैं मेरी बहन की डेथ को और मेरे पास कोई अपडेट नहीं है।
आज जब वो लड़की जो है मेघा जो अरेस्ट हुई है, जो वो भी हमें न्यूज़ से पता चला, हमें पुलिस वालों ने नहीं बताया कि उसके केस में कोई नई लड़की अरेस्ट की गई है, तो हमें तो कोई अपडेट है ही नहीं। हम फ़ोन भी करते हैं तो हमको यही बोलते हैं कि आप प्लीज़ अभी फ़ोन मत करो, हमारी जो इन्वेस्टिगेशन है उसमें प्रॉब्लम आएगी, जैसे हमें बॉडी मिलेगी हम आपको बता देंगे, हमें कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी तो हम बता देंगे। जबकि मैंने 2 तारीख को जब मैं FIR करने गई थी तभी मैंने पुलिस को चीख कर वहाँ पे बोला था कि इस आदमी ने, अभिजीत ने, मेरे को मेरी बहन के ID कार्ड मेरे हाथ में दिए थे जिससे मुझे उसके ऊपर शक हुआ था। तो पुलिस आज मुझसे पूछ रही है कि आपको कौन कौन से ID कार्ड दिए थे। अगर पुलिस इतनी ज़्यादा तैनात थी या इतनी ज़्यादा इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन कर रही है, इसको खींच रही है, तो फिर उनको तो पहले बताना चाहिए था, उनको तो ये चीज़ पहले पता होनी चाहिए थी कि उसने ID कार्ड दिए हैं। वो ID कार्ड भी मेरे पास है, जो दिव्या का फ़ोन था वो भी मैंने उनको दिया है, जो दिव्या का सामान था वो भी मैंने ढूंढ कर दिया है, जो दिव्या का खून था वो भी मैंने दिखाया है। अब आप क्या चाहते हैं इस जांच के अंदर, क्या कुछ होना चाहिए? मैं चाहती हूँ कि ये केस CBI को ट्रांसफर कर दिया जाए। मैं CM खट्टर जी को रिक्वेस्ट करती हूँ, हाथ जोड़कर मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है उनको कि ये केस जल्दी से जल्दी CBI को दिया जाए। उन्हीं से ही मुझे कुछ उम्मीद है कि वही शायद मेरी बहन की बॉडी जल्दी से जल्दी हमें हैंड ओवर करेंगे। गुड़गांव पुलिस का कुछ इसके अंदर मुझे लग नहीं रहा है कि, क्योंकि जब इन्वेस्टिगेशन इतनी स्लो चल रही है तो बॉडी तो मुझे लगता है कि ना के बराबर ही होगी। आपको लगता है कि इस पूरी वारदात के अंदर सिर्फ अभिजीत और जो लोगों का नाम आया है, बलराज है या फिर हेमराज है, यही लोग शामिल हैं, कुछ और भी इसके पीछे कहानी हो सकती है? जब तक बॉडी नहीं मिलती मैं किसी के ऊपर ब्लेम नहीं कर सकती, बट जितना मुझे लगता है उतना तो अभी तक मुझे यही है कि अभिजीत, बलराज, इन लोगों की पहले से ही प्लानिंग थी। ये लड़की तो मैंने CCTV में उसी 2 तारीख को ही देख ली थी जब पुलिस CCTV देख रही थी, तो तभी ये लड़की को ढूंढ कर ला देना चाहिए, क्योंकि उसी टाइम ही, उसी दिन ही 2 तारीख को ही अभिजीत को पकड़ा गया। अभिजीत के फ़ोन को जो है अपने कब्जे में किया, जो भी किया उसके अंदर उन लोगों ने कॉल लॉग तो देखी होगी। आज 7 दिन बाद तुमने लड़की को पकड़ा है, तो मैं अभी किसी के ऊपर ब्लेम नहीं करना चाहती कि कौन इन्वॉल्व है कौन नहीं है, वो तो पुलिस का काम है, वही निकालेगी। आपने जो FIR दर्ज कराई थी उसमें आपने एक नाम लिया था कि इस पूरे केस के अंदर संदीप गाड़ोली के परिवार का हाथ हो सकता है, क्या उसके ऊपर भी आपकी शक की सुई है अभी? मैं इसके ऊपर कोई कमेंट नहीं करना चाहती। मेरे को नहीं लगता कि उनका हाथ है, या मतलब उन्हें कुछ करना होता तो वो सरेआम करते, वो ऐसे छुपकर नहीं करते जितना मुझे लगता है। पर जो केस चल रहा है वो तो सबको पता है, तो हो सकता है हो सकता है ना हो, पर मैं किसी को पॉइंट आउट नहीं करना चाहती हूँ। अभी 2 दिन पहले ज्योत्सना जो है वो न्यूज चैनल से बात कर रही थी, वो लगातार एक बात कह रही थी कि इस पूरे हत्याकांड के पीछे हो सकता है कि गैंगस्टर बिंदर गुज्जर का हाथ हो सकता है कि पुलिस वालों का हाथ हो, क्योंकि जो पुलिस वाले हैं वो संदीप गाड़ोली के एनकाउंटर के मामले में जेल में हैं। मैं जैसा आपको बोल रही हूँ कुछ भी हो सकता है, मैं किसी को ब्लेम आउट नहीं करना चाहती, क्योंकि ये तो गुड़गांव पुलिस का काम है कि किस तरह से सच्चाई को निकाला जाए। पर जिस तरह से उन लोगों की इन्वेस्टिगेशन चल रही है मुझे नहीं लगता कि सच्चाई निकल कर आ पाएगी, क्योंकि एक इंसान की बॉडी देना इतना मुश्किल नहीं होता है। गाड़ी भी 2 दिन में ढूंढी है, लड़की को 7 दिन बाद पकड़ा है। अभिजीत को 5 दिन का रिमांड मिला था, 5 दिन के रिमांड में भी उसको इंटेरोगेट नहीं करा जा रहा है, उसके अंदर यही बोला जा रहा है कि वो तो दवाई लेके घूमता है। अगर वो दवाई लेके घूमता है लेकिन उसमें इतना दिमाग था कि वो किसी को मार रहा है, वो किसी की बॉडी को उसको ठिकाने लगाना, उसको इतना याद था, उसको सब याद था, पर पुलिस के अंदर इतनी हिम्मत नहीं हो रही है कि वो उसको रिमांड पर जो लिया है वो उससे ये पूछ पाए कि उसने क्यों मारा, क्या वो हथियार जो है वो बरामद कर पाए। मेरे को नहीं लगता कि गुड़गांव पुलिस ठीक से इसको इन्वेस्टिगेट कर पाएगी। क्या इस पूरी इन्वेस्टिगेशन के दौरान गुरुग्राम पुलिस ने उसके बाद क्राइम ब्रांच को दिया, उसके बाद एक SIT भी बनाई है, क्या आपने कभी आला अधिकारियों से जाकर आप मिले कि हम इस जांच से संतुष्ट नहीं है, इस जांच को आगे बढ़ाया जाए या कोई और अच्छे तरीके से किया जाए? क्या कभी आप किसी आला अधिकारी से आपने संपर्क किया इस बारे में? जो हमारे पास नंबर है हम तो उसी पे ही फ़ोन करते हैं, हम उन्हीं से ही पूछते हैं कि कुछ पता चला, तो पहले तो वो फ़ोन नहीं उठाते हैं, 6-7 फ़ोन के बाद फ़ोन उठाते हैं और फिर यही जवाब आता है कि नहीं अभी कुछ पता नहीं चला, पता चलेगा तो हम सबसे पहले आप ही को बताएंगे। तो अब तो हमने फ़ोन करने भी बंद कर दिए हैं, क्योंकि जब हमें पता है कि कुछ उम्मीद ही नहीं है उनकी तरफ से, तो फिर उनको फ़ोन करके भी क्या परेशान करा जाए। आप जो कह रही हैं कि आप पुलिस 9 बजे पहुंची थी, आप उससे पहले पुलिस के पास जा पहुंचे थे, आपको लगता है कि उस वक्त अगर पुलिस ने थोड़ी सी संवेदनशीलता दिखाई होती तो आज आपकी बहन की डेड बॉडी को ढूंढना ना पड़ता, बल्कि उसी टाइम मौके मिल जाती? बिल्कुल, अभिजीत रंगे हाथ पकड़ा जाता, क्योंकि अनूप ने बार बार बोला 111 में अभिजीत बैठा है, 111 में अभिजीत बैठा है। पुलिस मुझे लगता है ऊपर तक भी नहीं गई, पुलिस CCTV भी नहीं दिखा रही थी। 9:30 की CCTV मैंने जरूर देखी है जहाँ पे पुलिस नीचे रिसेप्शन पर आई है, उसके आगे की CCTV पुलिस ने कटवा कर सीधी 10:30 बजे की CCTV चलवाई, उसके बीच की CCTV नहीं दिखाई है मुझको। और 111 अगर कमरा देखते
तो बिल्कुल पता चलता कि वहीं पर ही दिव्या की बॉडी थी। और अगर 114 कमरा खंगाला भी, मैं बिल्कुल पुलिस की चीज ऊपर रखती हूँ कि उन्होंने 114 कमरा देखा। 114 कमरे में उनको ये नहीं हुआ कि वहां पे इतने ज्यादा डेंजरस वेपन्स पड़े थे, वहां पे हथौड़ा पड़ा था, वहां पे छेनी पड़ी थी, वहां पे स्क्रू ड्राइवर पड़ा था, वहां पे सब चीजें पड़ी थी। तो पुलिस को इतना नहीं हुआ कि कोई इंसान नॉर्मल आदमी खुले चीजें नहीं रखता, इतनी बड़ी बड़ी चीजें नहीं रखता। वहां पे एक लड़की का ब्लेजर पड़ा है, एक लड़की के जूते पड़े हैं, वहां पे एक बंदे के उसके मतलब पूरे कपड़े पड़े हैं, एक बंदे का जो ब्लैंकेट पड़ा है उसके ऊपर भी खून है, पर्दे के ऊपर भी खून है। तो पुलिस को इतना नहीं दिखा कि ये सब चीजें हैं, फर्श गीला है तो कुछ यहाँ पर हुआ होगा। आप जब पहली बार आपको डाउट हुआ कि आपकी बहन का फोन नहीं मिल रहा है, तो आप अभिजीत से मिलने के लिए कहाँ गए? उसके घर पे दिल्ली गए थे या गुरुग्राम में ही आप उससे मिले थे? जब मैं उसे कांटेक्ट नहीं कर पाई तो 7:30 बजे मैं उससे मिलने उसके होटल पे गई। मेरे को वहाँ पे एक बंदा बैठा था, उसने मेरी रवि बांगा से बात कराई अपने फ़ोन से। रवि बांगा ने मुझे अभिजीत का नंबर दिया, पहली बार मेरी उससे वहीं पे बात हुई थी। अभिजीत ने फ़ोन उठाया और मेरे को बोला कि मैं तो अभी थोड़ी देर पहले यहीं पर था गुड़गांव होटल में, मैं अभी निकल गया हूँ, आप मेरे को थोड़ी देर पहले आते तो मैं आपको यहीं मिलता। और दिव्या को तो मैंने सुबह 11:30 बजे ही गुड़गांव छोड़ दिया, मैंने तो यहाँ पर मतलब हो ही नहीं सकता कि वो यहाँ पे है। फिर मेरी उससे आर्ग्यूमेंट हुई, मैंने उसको बोला, मैंने उसको यही सेम चीज़ बोली, मैंने कहा कि उसकी लोकेशन जो है तेरे घर की आ रही है बार बार, तो मुझे झूठ मत बोल। तो सीसीटीवी ऐसा दिखाती है कि जैसे ही मैंने अपनी गाड़ी निकाली है उसके होटल से, वो ऊपर से बुखलाता हुआ नीचे आया है और उसने लोगों को पकड़ना शुरू किया है। तो उसके बाद मैं जब उसने मेरे को, यानी कि जब वो ये बात कह रहा था कि वो होटल में मौजूद नहीं, निकल चुका, लेकिन वो होटल में ही मौजूद था और आपकी बहन का जो फोन की लोकेशन थी वो उसके घर की आ रही थी, यानी कि आपकी बहन का फोन वहां से गायब हो चुका था। वो सुबह उसने बलराज के हाथ में ही वो फोन जो है अपने दिल्ली वाले घर पर भेज दिया था। मैंने जब बार बार अभिजीत पे कंटिन्यूसली शक दिखाया तो उसने मुझे बलराज का नंबर दिया। उसने मेरे को ये बोला कि ये बंदा हमारे साथ आया था, अगर आपको मेरे पे ट्रस्ट नहीं है तो आप बलराज से पूछो। बलराज ने मेरे को और दिव्या को सुबह 11:30 बजे गुड़गांव छोड़ा है और वो अपने घर के लिए निकल गई है। जब मैं उसके वहां पे पहुंची, उस दिव्या की लोकेशन पे जब मैं पहुंची तो मैंने लोगों से पूछा, क्योंकि मुझे एड्रेस तो पता नहीं था, मैंने लोगों से पूछा कि एक ब्राउन कलर के कुत्ते वाला आदमी रहता है यहाँ पे, आप मुझे बता दो। तो लोग डर रहे थे, मेरे मुंह पे गेट बंद कर रहे थे। फिर वहाँ पे एक दुकान वाला था, उसने मेरे को बोला कि आप 10 कदम पे जाके खड़े हो जाओ, मैं आप वहीं पे आऊंगा। 10 कदम पे आके उसने बोला J21 में 2nd फ्लोर पे एक आदमी रहता है, लेकिन हमारा नाम मत लेना, वो हमें जान से मार देगा। मैं ऊपर गई जब उसके घर पे, तो स्विगी वाला एक बंदा खड़ा था जो डिलीवरी वाला होता है, और मैंने आधा घंटा गेट खड़काया है, किसी ने गेट नहीं खोला। उसके बाद गेट खोला तो एक बंदा था, वो फुल्ली ड्रंक था। मैंने उससे पूछा अभिजीत का घर यही है? उसने कहा हाँ। मैंने कहा कि मैं अंदर आ सकती हूँ? उसने मुझे मना कर दिया। और मैंने उसको बोला बलराज है? तो उसने बोला हाँ। तो बलराज अंदर से निकल कर आया, बलराज ने मुझे बिठाया, बलराज ने एक कमरे से मुझे फोन निकाल कर दिया, और वो जो कमरे में फोन था वो कमरा बहुत मोटे ताले से बंद कर रखा था, जिसमें मुझे डाउट हुआ कि कुछ हो सकता है, क्योंकि मेरी बहन कभी अपना फोन नहीं छोड़ सकती कहीं पे, मैं मान ही नहीं सकती कि वो अपना फोन छोड़ते। उसके बाद मैंने वॉशरूम के बहाने उसका घर भी चेक करने की कोशिश करी, जब मैंने उसको कहा वॉशरूम यूज करना है, पर मुझे ऐसा कुछ दिखा नहीं। पर वो कंटिन्यूसली मुझे बोल रहा था कुछ पीने के लिए, पानी पी लो, पानी पी लो, तो जिससे मुझे डाउट हुआ कि शायद ये कुछ मेरे साथ करना दे। तो मैं इसलिए उसके घर से जल्दी निकल गई। मैं शायद 5 मिनट ही बैठी होंगी, और जो मिनी कूपर पुलिस वालों ने बरामद करी है वो J21 के नीचे ही खड़ी थी। मेरे निकलने के आई गेस 5 मिनट के बाद ही बलराज मेरे पीछे निकला होगा, और उसके अंदर ही उन्हें जो पैसे मिले हैं वो मिले हैं, जिसके बारे में तो पुलिस बात ही नहीं कर रही कि उसके अंदर कुछ पैसे मिले हैं। अभिजीत ने एक बात गुरुग्राम पुलिस के सामने कही है, गुरुग्राम पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी एक बात कही है कि दिव्या पाहुजा की हत्या के पीछे की जो वजह है वो अश्लील फोटोग्राफ्स हैं। कुछ फोटोग्राफ्स की बात कर रहे हैं कि शायद उस पर आरोप ये भी लगा है कि दिव्या पाहुजा जो है वो ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रही थी अभिजीत को। ऐसा हो ही नहीं सकता। दिव्या इज अ वेरी फन लविंग गर्ल, वो किसी को ब्लैकमेल नहीं कर सकती। अगर आप उससे मिलते और आप उसके आगे बैठ के आधा घंटा बात करते, तो अगर आप उससे पूछते आधे घंटे के बाद क्या बात हुई है, वो आपको वो तक नहीं बता पाती। ये चीज हो ही नहीं सकता। और उसके बाद अभी न्यूज ने ही तो प्रूफ किया है, और डीसीपी ने खुद ये चीज बोली है कि हमने जो है दिव्या का फोन खोला है, उसके अंदर अश्लील फोटो तो बहुत दूर की बात है, अभिजीत की एक सिंगल सोलो फोटो तक नहीं थी। तो ये तो बिल्कुल स्टूपिड चीज उन लोगों ने बोली है, पुलिस वालों ने, कि वो ब्लैकमेल कर सकती है। उसने ऐसा कुछ नहीं किया, मैं मान ही नहीं सकती कि वो उसको ब्लैकमेल कर रही थी। और अगर वो ब्लैकमेल कर रही थी, मैंने पुलिस की बात ऊंची रखी, अभिजीत की बात ऊंची रखी, वो पुलिस में जा सकता था, वो उसे ब्लॉक कर सकता था, और अगर वो ब्लैकमेल कर रही होती तो वो उसको फोन करके खुद से नहीं बुलाता। और वो वहां पे शायद 3-4 बजे उसके घर पहुंच गई होगी, 3-4 बजे से लेके सुबह के 5 बजे तक उसने उसको ब्लैकमेल नहीं करा। उसके बाद 12 बजे तक उसने उसको ब्लैकमेल नहीं करा, 12 बजे के बाद उसने उसको ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया, जिससे उसने शूट कर दिया। स्टूपिड चीज है, पुलिस भी बना रही है और अभिजीत भी बना रहा है, आरोपी है, अपने आप को बचाने के लिए कुछ भी बोलेगा।
अब आप क्या चाहते हैं सीबीआई जांच? मैं चाहती हूँ कि सीबीआई को ये केस जल्दी से जल्दी दिया जाए ताकि मुझे मेरी बहन की बॉडी मिल जाए और हम उसकी लास्ट राइट्स आराम से करते हैं। मुझे इससे ज्यादा उम्मीद तो ना ही पुलिस वालों से है और ना ही जो है कोर्ट से है। तो ये थी दिव्या पाहुजा की बहन, जिनका सीधे तौर पर कहना है कि गुरुग्राम पुलिस की अब तक की जो जांच है उससे परिवार बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है और परिवार की ये मांग है कि जल्द से जल्द इस पूरे केस की सीबीआई जांच की जाए ताकि परिवार को न्याय मिल सके। हालांकि इस पूरी घटना को अगर हम देखें तो शुरू से ही लगातार गुरुग्राम पुलिस जो है वो सवालों के घेरे में है, क्योंकि जब पुलिस पहली बार 9 बजे होटल पहुंची थी तो पुलिस महज खाना पूर्ति करके वापस लौट आई थी और उसके बाद जो आरोपी हैं वो करीब 11:15 बजे दिव्या पाहुजा की डेड बॉडी को होटल से निकालकर ठिकाने लगाने में कामयाब रहे, जिसकी वजह से पुलिस 6 दिन बाद भी लकीर पीट रही है, लेकिन दिव्या पाहुजा की बॉडी अभी तक नहीं मिली है।